सिर्फ 1 महीना ही हुआ था निधि धानुक की शादी को। 21 साल की निधि की शादी बड़े धूमधाम से देबू धानुक के साथ हुई थी। घर वालों ने सोचा था कि अब लड़की अपनी नई जिंदगी में खुश रहेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। निधि अपने पुराने प्यार सूरज को नहीं भूल पाई थी। सूरज रिश्ते में उसका चाचा लगता था, फिर भी दोनों पहले से एक दूसरे के करीब थे। शादी के बाद भी उनका मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। फिर एक रात निधि चुपचाप ससुराल से निकल गई। सुबह जब घर में देखा तो वो गायब थी। थोड़ी देर में खबर लगी कि वो सूरज के साथ भाग गई है। ये सुनते ही दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। इज्जत और बदनामी की बातें होने लगी। गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोग आपा खो बैठे। तकरार, धमकियां और झगड़े शुरू हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मामला इतना बिगड़ जाएगा। और फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। जिस बात को लोग सिर्फ गुस्से तक समझ रहे थे, वो एक खौफनाक मोड़ ले बैठी। और उसके बाद जो सामने आया, उसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। 14 जनवरी 2026 की बात है। सुबह का वक्त था। लोग रोजाना की तरह उठकर अपने मवेशियों को जंगल में चराने के लिए घर से निकले। तभी रास्ते में उन्होंने सरसों के खेत में एक युवती की रक्त रंजित लाश पड़ी देखी। जब उन्होंने लाश को करीब से जाकर देखा तो लाश देखकर उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हिम्मत करके उस युवती के चेहरे पर नजर डाली तो उन्हें उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वो लाश गांव के ही मुनेश धानुक की अविवाहिता बेटी निधि की थी। ये बात उन्होंने गांव के लोगों को बताई। पुलिस के आने तक गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि मुनेश धानुक की नवविवाहिता बेटी निधि को किसी ने सरसों के खेत में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ लग गई। सब एक दूसरे के कान में खुसुर-फुसुर कर रहे थे। उनमें इस घटना को लेकर काफी गुस्सा था। वे निधि के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान किसी ग्रामीण ने भिंड जिले के मेहगांव थाने में फोन करके इस हत्या की सूचना दे दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मृतका की पहचान निधि धानुक के रूप में हो चुकी थी। उधर सूचना मिलते ही एसएचओ महेश शर्मा कुछ सिपाहियों को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि उसकी हत्या सीने में गोली मारकर की गई है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर ग्रामीणों ने मृतका की शिनाख्त मुनेश धानुक की नवविवाहिता बेटी निधि के रूप में कर दी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि निधि की हत्या किन परिस्थितियों में, किसने और क्यों की। एसएचओ ने लाश का बारीकी से निरीक्षण किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और थाने आकर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम को मृतका के पापा मुनेश की तलाश में लगा दिया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब पुलिस को मुनेश का कुछ पता नहीं चला, संयोग से उसी दिन एक व्यक्ति बदहवास हालत में हड़बड़ाता हुआ थाने आया। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके कपड़ों पर खून भी लगा था। थाने में मौजूद एसएचओ ने उसके भागते हुए आने का कारण पूछा। वो व्यक्ति थाने पहुंचा और एसएचओ के सामने खड़ा होकर बोला कि साहब, मुझे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपनी शादीशुदा बेटी को रात में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। उसकी बात सुनते ही एसएचओ चौंक पड़े। उन्होंने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखते हुए पूछा कि लाश कहाँ है। उसने जवाब दिया कि साहब, लाश सरसों के खेत में पड़ी है। इसके बाद एसएचओ ने उससे उसका नाम और पता पूछा। उसने बताया कि उसका नाम मुनेश धानुक है और वो खिरिया थापक गांव का रहने वाला है। उसने ये भी बताया कि बेटी को मारने के बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, तो हत्या करने के 8 घंटे तक फरार रहने के बाद वो थाने में अपने आप को कानून के हवाले करने चला आया। उसकी बात सुनकर एसएचओ समझ गए कि ये वही मुनेश धानुक है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने थाने में सिर झुकाकर खड़े मुनेश धानुक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा होने के बाद जांच की जिम्मेदारी एसएचओ महेश शर्मा ने स्वयं संभाली। साथ ही मुनेश को घटनास्थल पर ले जाकर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कर साक्ष्य जुटाए।
निधि के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस उसके ससुराल वालों के आने का इंतजार करती रही, लेकिन जब काफी इंतजार के बावजूद वे लोग नहीं आए, तो निधि के कुछ रिश्तेदारों को एक कांस्टेबल के साथ अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया, जहां निधि की लाश रखी थी। औपचारिक कार्रवाई के बाद निधि की लाश उसके करीबी रिश्तेदारों को सौंप दी गई। उसी दिन कुछ रिश्तेदारों की मदद से निधि का अंतिम संस्कार कर दिया। निधि की हत्या का जुर्म मुनीश कबूल कर चुका था। पुलिस ने निधि की मम्मी पूजा धानुक को वादी बनाकर एक तहरीर लिखवा ली। पुलिस ने हिरासत में लिए गए मुनीश से निधि की हत्या का कारण जानने के लिए पूछताछ की, तो मुनीश धानुक ने बिना कुछ छिपाए बेटी की हत्या के पीछे की जो खौफनाक कहानी बताई, वो हैरान कर देने वाली निकली। दरअसल ये जो पूरी घटना है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले की है। मध्य प्रदेश के जिला भिंड के मेहगांव थाने के अंतर्गत एक गांव है, खिरिया थापक। इसी गांव में मुनीश धानुक अपनी पत्नी पूजा और बेटी निधि के साथ रहता था। मुनीश खेती बाड़ी करके गुजारा करता था। बेटी की शादी लायक होने पर उसने उसकी शादी 11 दिसंबर 2025 को ग्वालियर के गुड़ागुड़ी का नाका निवासी देबू धानुक से करती थी। निधि ने फैमिली वालों के दबाव में देबू से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो प्यार तो सूरज से ही करती थी। निधि के देबू के साथ 7 फेरों के बंधन में बंधने के बावजूद आशिकी का जुनून धीरे धीरे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था। 28 दिसंबर 2025 की शाम निधि अपने पति के साथ महाराज बाड़े पर शॉपिंग करने गई थी। वहां छोले भटूरे खाने के बाद उसने योजनाबद्ध ढंग से अपने पति को पानी की बोतल लाने के लिए भेज दिया। जब निधि का पति पानी की बोतल खरीदकर वापस लौटा, तो निधि छोले भटूरे की दुकान से बिना बताए गायब थी। वो अपने प्रेमी सूरज के साथ फरार हो चुकी थी। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया था। अपनी पत्नी को वहां न पाकर देबू का माथा ठनका। बुरी तरह घबराए देबू ने अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के यहाँ निधि को तलाशने के बाद उसके बारे में कुछ भी पता न चलने पर देर रात हुजरात कोतवाली में जाकर उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी थी। अपने प्रेमी के साथ इंदौर भाग जाने के दौरान निधि ने कभी भी नहीं जानना चाहा कि उसके इस कदम से उसके पेरेंट्स का क्या हाल हुआ, किस तरह से वो अपनी तार तार हुई इज्जत के साथ जी रहे होंगे। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के एक लगभग 15 दिनों बाद इत्तेफाक से जैसे ही निधि ने अपने फोन में जैसे ही नई सिम एक्टिव की, तो साइबर सेल को तुरंत उसकी लोकेशन मिल गई। पुलिस ने निधि से फोन द्वारा संपर्क किया, तो पुलिस के कहने पर 7 जनवरी 2026 को वो स्वयं अपने प्रेमी सूरज के साथ हुजरात कोतवाली में पहुंच गई। उसने हुजरात कोतवाली के कोतवाल द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी सूरज के साथ इंदौर चली गई थी। वो बालिग है, अतः अपना अच्छा बुरा समझती है। अब वो अपने प्रेमी सूरज के साथ ही रहना चाहती है। उधर निधि के कोतवाली में पहुंचने की भनक लगते ही निधि के पापा और नाते रिश्तेदारों ने कोतवाली पहुंचकर निधि को अपनी ससुराल वापस जाने के लिए काफी समझाया बुझाया, लेकिन वो इस जिद पर अड़ी रही कि वो किसी भी सूरत में अपनी ससुराल लौटकर नहीं जाएगी। निधि के इस रुख से उसके पापा मुनीश का खून खौल गया। बेटी की इस जिद से मुनीश की सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी ठेस लगी थी। बेटी की जिद मुनीश को काफी नागवार गुजरी। बेटी की ये जिद मुनीश के बर्दाश्त के बाहर थी। इसके बाद ही उसने खतरनाक फैसला ले लिया था। ग्वालियर के हुजरात कोतवाली थाना परिसर में ही मुनीश ने सोच लिया था कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। निधि के अपने प्रेमी सूरज के साथ जाने के बाद से ही मुनीश उससे सतत संपर्क बनाए हुए था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के बहाने उसने उसे 10 जनवरी को इंदौर से अपने गांव खिरिया थापक बुला लिया। इसके बाद योजना को अंजाम देने के लिए मुनीश बेटी निधि को 13 तारीख की रात खाना खाने के बाद टहलने के बहाने सरसों के खेत में ले गया, जहां वो एकटक उसे निहारने लगा। निधि ने इस तरह अपने पापा को निहारते देखा तो बोली, पापा, आप आज मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? आपके दिल में जो भी बात हो बिना किसी हिचकिचाहट के कह दो। मुनीश को लगा कि ये उचित मौका है बेटी से अपने दिल की बात कहने का। मुनीश ने निधि को समझाते हुए प्यार से कहा, बेटी, घर की इज्जत का ध्यान रखते हुए मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के बाद तुम चुपचाप मायके से अपने ससुराल चली जाना, इसी में तुम्हारी भलाई है। निधि मुंहफट थी। पापा की बात का विरोध करते हुए उसने 2 टूक शब्दों में कहा, पापा, मैं किसी भी सूरत में अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी। आप मुझ पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो मैं बिना मकर संक्रांति का त्योहार मनाए अभी रात में ही अपने सूरज के पास इंदौर जाने के लिए घर से निकल लूंगी। बेटी के मुंह से ऐसा सुनते ही मुनीश का माथा ठनक गया।
इससे पहले कि निधि कुछ समझ पाती, मुनेश ने अपनी कमर में खोसा देशी कट्टा निकालकर निधि के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही निधि कटे पेड़ की तरह खेत में गिर पड़ी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद पूरे इत्मीनान के साथ मुनेश बेटी की लाश को खेत में लावारिस पड़ी छोड़कर फरार हो गया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने मुनेश धानुक को अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इससे पूर्व एसडीओपी रविंद्र वास्कले ने निधि की हत्या और हत्यारे की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी मीडिया के लोगों से साझा की। निधि की हत्या से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन दुखद बात यह रही कि जिस बेटी को ब्याह कर उसके जीवन को संवारने का सपना पेरेंट्स ने पाल रखा था, वो निधि की नासमझी या यूं कहिए कि उसकी शर्मनाक करतूत की वजह से चकनाचूर हुआ ही उसकी खुशहाल गृहस्थी भी उजड़ गई। इसके अलावा उसके पापा मुनेश धानुक बेटी की हत्या के जुर्म में जेल चले जाने से मम्मी का भविष्य भी चौपट हो गया। हालांकि बेटी की हत्या के आरोप में मुनेश के जेल जाने से उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर इस बात का संतोष साफ झलक रहा था कि बदनामी का दाग लगाने वाली बेटी को उसने अच्छा सबक सिखाया। दोस्तों, ये पूरी घटना हमें गहरी सीख देती है। एक तरफ बेटी ने ऐसा फैसला लिया जो समाज और परिवार की नज़र में गलत था। परिवार के ही रिश्ते में प्यार करना हमारी परंपराओं और सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ माना जाता है। ऐसे कदम से घर की शांति भंग होती है, रिश्तों में दरार आती है और माँ बाप को गहरी ठेस पहुंचती है। किसी भी रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं और उन्हें पार करना सही नहीं कहा जा सकता। बेटी को भी अपने फैसले के परिणाम और परिवार की भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका जवाब हत्या या हिंसा कभी नहीं हो सकता। इज्जत के नाम पर किसी की जान लेना ना कानून सही मानता है और ना इंसानियत। गुस्से में लिया गया एक कदम पूरे परिवार को बर्बादी की राह पर ले जाता है। एक जान चली जाती है और दूसरा व्यक्ति जिंदगी भर जेल और पछतावे में जीता है। जरूरत है धैर्य, समझदारी और आपसी बातचीत से मसला सुलझाने की। समाज को भी आग भड़काने के बजाय शांति और सही सलाह देनी चाहिए। याद रखिए, न गलत संबंध सही है और न ही हिंसा। समाधान संयम और समझ में ही है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, ताकि हम सब ऐसी गलतियों से सीख ले सकें और समाज में सही संदेश जाए। जय हिंद दोस्तों।